नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज हम गणित का ये टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि मेरे युवा साथी इसे एग्जाम में और अपनी रियल लाइफ में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। हाँ, और रियल लाइफ से मुझे याद आया, मतलब अगर शेयर बाजार में निवेश किया गया पैसा अचानक 50% डूब जाता है ना, तो उस नुकसान की भरपाई करके वापस उसी शुरुआती लेवल पर पहुंचने के लिए 50% की नहीं बल्कि पूरे 100% की छलांग लगानी पड़ती है। अरे हाँ, ये तो है। तो मैं सोच रहा था कि हमारा दिमाग गणित को लेकर और खासतौर पर प्रतिशत को लेकर अक्सर इतना बड़ा धोखा क्यों खाता है। ये एक ऐसा सवाल है ना जो अर्थशास्त्रियों से लेकर मनोवैज्ञानिकों तक सबको हैरान करता है। मतलब इंसानी दिमाग हमेशा एक सिमेट्री या कह लो कि समरूपता खोजना पसंद करता है। हाँ, बैलेंस चाहिए होता है दिमाग को। बिल्कुल, हमें लगता है कि अगर कोई चीज 10 कदम पीछे गई है तो 10 कदम आगे बढ़ने से वो वापस वहीं पहुंच जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन प्रतिशत की दुनिया में ना आग वो जमीन ही खिसक जाती है जिसमें हम खड़े होते हैं। सही बात है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मेन फोकस यही है। हम उन छुपे हुए गणितीय लॉजिक्स को डिकोड कर रहे हैं जो दुनिया चलाते हैं। मतलब चाहे वो शॉपिंग मॉल में मिलने वाला लुभावना डिस्काउंट हो या फिर जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट के समय होने वाली बातचीत। हाँ, या फिर वो महंगाई का अदृश्य जाल जो लगातार हमारी जेब खाली कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। प्रतिशत ना महज एक स्कूली सब्जेक्ट नहीं है, ये तो मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भ्रामक भाषा है। और देखो बच्चों, इस भाषा को समझे बिना कोई भी इंसान हर कदम पर गलतियां कर सकता है। अक्सर लोग परसेंटेज को केवल कुछ फॉर्मूलों का पुलिंदा मान लेते हैं, पर इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन काम कर रहा है। वो कैसे? मतलब ये तुलना करने का एक ऐसा ग्लोबल पैमाना है जो अलग अलग आकारों को एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक बेसलाइन दे देता है। तो चलिए इसी बेसलाइन या प्रति 100 वाले बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है कि उसे 10% का मुनाफा हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि इसका सीधा सा मतलब है 100 में से 10। पर अब मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ, पूछिए। हमेशा 100 ही क्यों यार? मतलब इस पैमाने के लिए 10, 50 या 1000 का चुनाव क्यों नहीं किया गया? 100 में ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो बेटा, इसके पीछे ना ऐतिहासिक और संज्ञानात्मक दोनों कारण हैं। इंसानी दिमाग के लिए 100 एक बहुत ही आइडियल नंबर है। अच्छा। हाँ, मतलब ये इतना बड़ा है कि इसमें छोटी छोटी भिन्नताओं को आराम से दिखाया जा सकता है और इतना छोटा है कि इसकी कल्पना करना आसान है। अब सोचो, दुनिया में हर चीज अलग अलग मात्रा में है। किसी कंपनी का रेवेन्यू करोड़ों में हो सकता है, तो किसी बच्चे की पॉकेट मनी सिर्फ कुछ रुपयों में। हाँ, ये तो है। दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल। तो इन दोनों की वृद्धि या गिरावट की तुलना कैसे की जाए? यहीं पर प्रतिशत एक महान इक्वलाइजर के रूप में काम आता है। ये सबको 100 के स्केल पर ले आता है। अरे वाह, मतलब ये अलग अलग आकार की दुनियाओं को एक ही चश्मे से देखने का तरीका है। एकदम सही समझे आप। तो अब जब हम इस चश्मे से किसी चीज के बढ़ने या घटने को देखते हैं, तो अक्सर लोग एक बहुत ही धीमी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे आज के नोट्स में प्रतिशत वृद्धि का एक सीधा और बेहद तेज तरीका बताया गया है। हाँ, और वो तरीका केवल कैलकुलेशन को तेज ही नहीं करता, बल्कि ये सोचने की पूरी प्रक्रिया को बदल देता है। मतलब आमतौर पर क्या होता है, जब किसी नंबर में 10% की वृद्धि करनी होती है, तो दिमाग सबसे पहले उस नंबर का 10% निकालता है और फिर उसे ओरिजिनल नंबर में जोड़ता है। जो कि काफी लंबा प्रोसेस है ना? बिल्कुल, ये एक टूटी हुई प्रक्रिया है। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी राशि में 10% की वृद्धि का मतलब अलग से 10% निकालकर जोड़ना नहीं है, बल्कि सीधे उस पहले मान का 110% निकाल लेना है। मतलब मूल मान खुद में हमेशा 100% होता है, राइट? एकदम सही। 100% तो वो पहले से है, उसमें 10% और जुड़ गया तो वो कुल मिलाकर अपना ही 110% बन जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा सीधा सा लॉजिक है। समझ रहे हो बेटा? यहीं से कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। इस डायरेक्ट मल्टीप्लायर के बिना अर्थव्यवस्था को समझना नामुमकिन है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लो कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और ड्राइवर अपनी स्पीड 25% बढ़ाना चाहता है। हाँ।
अब पुराने तरीके से सोचें तो पहले 60 का 25% निकालेंगे जो 15 होता है, फिर उसे 60 में जोड़ेंगे। पर हमारे नए वाले डायरेक्ट तरीके से नई स्पीड उस पुरानी स्पीड का सीधा 125% हो गई है। बिल्कुल। तो बस 60 को 1.25 से गुणा कर दो और तुरंत 75 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर आ जाता है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है यार, ये तो नंबर्स के काम करने के असली तरीके को पकड़ना है। अगर हम इसे कीमतों पर अप्लाई करें, मान लीजिए किसी कच्चे माल की कीमत 80 रुपए है, ठीक है, और बाजार में उथल पुथल की वजह से कीमत 15% बढ़ गई, तो नया प्राइस निकालने के लिए 80 का 115% निकालेंगे, यानी 80 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मूल्य सीधा 92 रुपए आ जाएगा। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन। पर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है यहाँ पे। हाँ बताइए, क्या डाउट है? क्या कमी या गिरावट के मामले में भी दिमाग को इसी तरह सीधे गुणक या मल्टीप्लायर की तरह सोचना चाहिए? मतलब अगर 10% की गिरावट आई है तो उसे कैसे देखेंगे? अरे कमी के मामले में तो ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, अगर किसी कंपनी के मुनाफे में 10% की कमी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ घट गया है, बल्कि इसका मतलब है कि अब वो मुनाफा अपने पिछले स्तर का केवल 90% रह गया है। अच्छा, तो इसे सैलरी के एग्जाम्पल से समझना ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 6,000 रुपए है और मंदी के कारण उसकी सैलरी 20% घट जाती है। तो यहाँ आप 6,000 का 20% निकालकर घटाने मत बैठ जाना। हाँ, वो सैलरी अब अपनी मूल क्षमता का सिर्फ 80% रह गई है, तो सीधे 6,000 को 0.8 से गुणा करेंगे जो 4800 रुपए का आंकड़ा देगा। बिल्कुल सही। ये तो मुझे एक वॉल्यूम डायल की तरह लग रहा है जिससे हमेशा 100 पर सेट किया गया हो। वॉल्यूम डायल, वो कैसे? मतलब देखो ना, जब किसी चीज को बढ़ाना हो तो डायल को 100 से ऊपर घुमा दो, जैसे 125 या 115 पर, और जब घटाना हो तो उसी डायल को 90 या 80 पर सेट कर दो। ये डायल हमेशा 100 से ही अपनी जर्नी शुरू करता है। अरे वाह, ये वॉल्यूम डायल वाली उपमा तो बहुत ही सटीक है। वो डायल हमेशा 100 पर ही रीसेट होता है। लेकिन असली दिक्कत तब खड़ी होती है जब हमारे पास वो परसेंटेज दिया ही ना हो। मतलब सिर्फ नंबर्स दिए हों? हाँ, जब हमारे सामने केवल शुरुआत का एक नंबर हो और अंत का एक नंबर हो और हमें ये पता लगाना हो कि वो डायल आखिर कितना घुमा है। एक मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके तो एक्स्ट्रा ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। तो हम बात कर रहे थे कि जब परसेंटेज खुद खोजना हो। हाँ, ये तो बिजनेस रिपोर्ट्स में बहुत आम है। जब परसेंटेज नहीं दिया होता तो उसे खोजने का एक यूनिवर्सल नियम है। कुल बदलाव को 100 से गुणा करो और उसे प्रारंभिक मान यानी ओरिजिनल वैल्यू से भाग दे दो। बिल्कुल, सारा गणित इस बात पर टिका है कि बदलाव की तुलना शुरुआती बिंदु से हो रही है। पर यहीं पे मुझे एक लॉजिकल पॉइंट उठाना है। अच्छा, क्या पॉइंट है? हाँ। हम हमेशा प्रारंभिक मान या ओरिजिनल वैल्यू से ही भाग क्यों देते हैं? जो नया मान आया है वो भी तो एक ठोस नंबर है ना? हाँ। उस नए नंबर को बेस क्यों नहीं बनाते? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर ना अर्थशास्त्र का एंकरिंग इफेक्ट काम करता है। एंकरिंग इफेक्ट? हाँ, देखो, गणित में हवा में कुछ भी नापा नहीं जा सकता। हर बदलाव को मापने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए होती है। जो स्थिति पहले मौजूद थी वही वो जमीन है, वही वो एंकर है जिससे सच्चाई बंधी होती है। हम तुलना हमेशा उस चीज से करते हैं जो थी, ना कि उस चीज से जो अब हो गई है। अच्छा, मतलब हमारा रेफरेंस हमेशा भूतकाल या पास्ट होता है। एकदम सही। तो वो शुरुआती बिंदु ही हमारा 100% वाला बेस बन जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, पूछिए। एक छोटे व्यापारी की आय 80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 96 रुपए प्रतिदिन हो जाती है। अब आप भी कॉपी में सॉल्व करो बच्चों। यहाँ कुल 16 रुपए की वृद्धि हुई, तो नियम के हिसाब से प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए इस बदलाव यानी 16 को 100 से गुणा करेंगे और उसे उस एंकर यानी प्रारंभिक मान 80 से भाग देंगे। बिल्कुल, तो इक्वेशन बनी 16 गुणा 100 भाग 80 और इसे सॉल्व करने पर सीधा 20% की वृद्धि दिखाई देती है। और अगर हम किसी कमी का उदाहरण लें, मान लीजिए एक पेड़ पर 60 तोते बैठे थे और किसी आवाज से 20 तोते उड़ गए, तो यहाँ कमी हुई 20 की। तो यहाँ भी उसी प्रारंभिक संख्या से तुलना होगी। हाँ, बदलाव है 20 का, इसे 100 से गुणा करेंगे और पुराने आधार यानी 60 से भाग देंगे। तो 20 गुणा 100 बटा 60, ये हुआ लगभग 33 सही 1/3% की कमी।
बिल्कुल सही कैलकुलेट किया आपने। थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो बच्चों, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, तो यहाँ तक का सफर तो बहुत ही लॉजिकल और सीधा महसूस हो रहा है ना? लेकिन अब हम गणित के उस एडवांस लेवल में एंट्री कर रहे हैं जहां इंसानी दिमाग पूरी तरह से धोखा खा जाता है। ओह, वो एडवांस लेवल जहाँ प्रतिशत अपना असली रूप दिखाता है। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां हमारी समरूपता की चाहत हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अक्सर जब एक चीज में परसेंटेज कमी दी गई होती है और दूसरी में परसेंटेज अधिकता पूछी जाती है, तो दिमाग तुरंत बराबरी करने की कोशिश करता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इसे एक कॉर्पोरेट उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में सीता और गीता काम करती हैं। सीता की आय गीता से 10% कम है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कोई भी बिना सोचे यही बोलेगा कि यार वो 10% ही ज्यादा होगी। सुनने में ये पूरी तरह से बैलेंस लगता है ना? अगर एक 10% नीचे है तो दूसरा 10% ऊपर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से गलत है। गलत है? या पर कैसे? यहीं पर वो बेस या एंकर बदलने वाला धोखा होता है। जब हमने कहा कि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो हमने गीता की आय को अपना बेस यानी 100 मान लिया था। अच्छा, तो इस हिसाब से सीता की आय 90 हो गए? बिल्कुल। अब गेम पलट गया है। अब सवाल यह है कि गीता की आय जो 100 है, वो सीता की आय यानी 90 से कितनी ज्यादा है? ओहो, मतलब अंतर तो अभी भी 10 का ही है, लेकिन अब वो अंतर 100 पर नहीं बल्कि 90 के बेस पर नापा जा रहा है। एकदम परफेक्ट, बेस ही बदल चुका है। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक या फॉर्मूला है। रूल लिख लो बच्चों। 100 को प्रतिशत कमी से गुणा करो और उसे 100 माइनस प्रतिशत कमी से भाग दे दो। तो इस फॉर्मूले को अगर इसी सैलरी वाले उदाहरण पर लगाएं, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और नीचे 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बचेगा। हाँ, यानी 1000 को 90 से भाग देना है। हाँ। और जब 1000 को 90 से भाग देते हैं तो आंसर 11.11% या 11 सही 1/9% आता है। तो देखा आपने, गीता की आय 10% ज्यादा नहीं बल्कि 11.11% ज्यादा है। बाप रे, ये तो कोई मामूली अंतर नहीं है। जब लाखों की सैलरी की बात हो रही हो तो ये 1% से ज्यादा का अंतर बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ सैलरी ही क्यों, ये हमारे घर के बजट को भी बहुत इफेक्ट करता है। मान लो चीनी का मूल्य 20% गिर जाता है। अब एक परिवार जिसका बजट बिल्कुल फिक्स है, वो उसी पैसे में कितनी एक्स्ट्रा चीनी खरीद सकता है? आम धारणा तो यही होगी कि दाम 20% गिरे हैं तो चीनी भी 20% ज्यादा मिलेगी। पर अब आप लॉजिक समझ गए ना? हाँ, वो फॉर्मूला लगाएंगे 100 गुणा 20 यानी 2000 और भाग देंगे 100 माइनस 20 यानी 80 से। 2000 को 80 से भाग देने पर सीधा 25% आता है। क्या बात है! ये दर्शाता है कि 20% की कीमत में गिरावट आपको 25% की एक्स्ट्रा पावर देती है। ये तो सच में कमाल है। और अगर हम इस सिचुएशन को पूरी तरह से उल्टा कर दें तो मतलब जब हमें प्रतिशत वृद्धि दी गई हो और उसके जवाब में प्रतिशत कमी निकालनी हो। ओहो, ये तो टाइप 2 वाला केस है। ये सिचुएशन महंगाई के टाइम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जब चीजें महंगी होती हैं पर हमारी इनकम फिक्स रहती है। हाँ, जैसे मान लीजिए राम की आय शाम से 20% ज्यादा है, तो शाम की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? फिर से दिमाग तो कहेगा 20%, लेकिन बेस बदल चुका है। इस उल्टे परिदृश्य के लिए एक नया ट्रिक है। 100 को प्रतिशत वृद्धि से गुणा करो और उसे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि से भाग दे दो। ठीक है, तो इस केस में 100 को 20 से गुणा किया तो 2000 आया और उसे भाग देंगे 100 प्लस 20 यानी 120 से। तो 2000 को 120 से भाग देने पर आएगा 16 से ही 2/3%। बिल्कुल सही। तो अगर एक व्यक्ति 20% ज्यादा कमाता है तो दूसरा 20% कम नहीं बल्कि सिर्फ 16.66% कम कमाता है। यार, ये गणित सच में एक मिडिल क्लास परिवार के लिए जीवन रक्षक बन सकता है। जैसे मान लीजिए खाने के तेल की कीमत 10% बढ़ गई। हाँ, जो कि अक्सर होता है। अब परिवार को तेल के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि उनका मासिक खर्च बिल्कुल ना बढ़े? आप ही सॉल्व करके बताएं इसे। 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 मिला और भाग देंगे 100 प्लस 10 यानी 110 से। 1000 को 110 से भाग देने पर आएगा लगभग 9.09%। बिल्कुल, इसका सीधा अर्थ है कि अगर दाम 10% बढ़े हैं
तो खपत में 10% की कटौती करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि केवल लगभग 9% की कटौती ही बजट को बैलेंस रखने के लिए काफी है। इस पूरी बातचीत से ना मेरे दिमाग में एक इमेज बन रही है। कैसी इमेज? ये जो पूरा प्रतिशत का खेल है ना, ये एक सीसॉ या झूले की तरह है, जिसका बीच का संतुलन बिंदु, जिसे विज्ञान में फलक्रम कहते हैं, वो बिल्कुल बीच में नहीं है। वो थोड़ा एक तरफ खिसका हुआ है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही पावरफुल है। उसी असंतुलित फलक्रम की वजह से दोनों तरफ का वजन कभी बराबर नहीं होता। एकदम सही। अगर उस सीसॉ के एक तरफ 20% का वजन कम किया जाता है, तो उसे वापस बैलेंस में लाने के लिए दूसरी तरफ 20% नहीं बल्कि 25% की छलांग लगानी पड़ती है। ये सीधा 1-to-1 का हिसाब है ही नहीं। हाँ, ये एक असंतुलित दुनिया है जहाँ बेस बदलते ही सारी रियलिटी बदल जाती है। और इसीलिए बच्चों, प्रतिशत को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए जरूरी नहीं है, ये लाइफ का एक बहुत जरूरी स्किल है। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है तो विज्ञापनों में चीख चीख कर बताए जाने वाले 50% डिस्काउंट या लोन की ब्याज दरों का असली गणित साफ दिखने लगता है। हाँ, ये सचमुच फाइनेंशियल लिटरेसी की नींव है। और जो स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को विजुअली समझना चाहते हैं तो वो नोट्स बहुत काम आएंगे। हाँ, तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को यहीं समेटते हैं। प्रति 100 के बेसिक आइडिया से लेकर मल्टीप्लायर की ट्रिक्स और उस असंतुलित सीसों के रहस्य तक, हमने देखा कि परसेंटेज कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ये एक ऐसा लेंस है जो हर बार अपना फोकस बदल लेता है। एकदम सही। अभी कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और तुरंत है। शुरुआत में हमने शेयर बाजार के 50% गिरने और वापस 100% बढ़ने की बात की थी। हाँ, वो रिकवरी वाला पॉइंट। अब सोचिए, दुनिया भर में लोग कितनी बार ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि अगर उनके बिजनेस में इस महीने 10% का घाटा हुआ है, तो अगले महीने 10% का मुनाफा होते ही वो वापस बराबर हो जाएंगे। पर गणित तो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। 10% का घाटा आपकी नींव कमजोर कर चुका है। अब पुरानी स्थिति में आने के लिए 11.11% का मुनाफा कमाना होगा। और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनियां इसी 1.11% के भ्रम का फायदा उठाकर अरबों कमाती हैं। ये छुपी हुई असमानता ही असली गणित है, जो खामोशी से दुनिया चला रही है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है लाभ और हानि। इस टॉपिक के क्योंकि यहाँ रटाया नहीं, सिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैथ विषय का प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्वेश्चंस, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर रहेगा, ताकि एग्जाम में इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सको। तो शुरुआत करने से पहले ना मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, पूछिए ना। मतलब, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई दुकानदार अपने शोरूम के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है बाय 2 गेट 1 फ्री, तो क्या वो वाकई अपना नुकसान सहकर समाज सेवा कर रहा है? अरे बिल्कुल नहीं, वो कोई समाज सेवा नहीं है। वही ना? या फिर वो हमारे दिमाग के साथ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है जहां उसे अंततः मुनाफा ही हो रहा है। तो आज हम ना इसी मुनाफे और नुकसान यानी प्रॉफिट और लॉस के पीछे के गणित को डिकोड करेंगे। आज हम उन सभी ट्रिक्स और लॉजिक को गहराई से समझेंगे जो न सिर्फ परीक्षाओं में आपका बहुमूल्य समय बचाते हैं, बल्कि असली बाजार की हकीकत भी बताते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखो बच्चों, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस नींव को पक्का करना होगा जिस पर ये टिका है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बेटा, हम सब जानते हैं कि क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं, वो कीमत है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मतलब ये वो पैसा है जो आपकी जेब से बाहर गया। हाँ, जो हमने खर्च किया। सही बात है। और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस या एसपी, वो कीमत है जिस पर आप उस वस्तु को बेचते हैं। ये बहुत ही बुनियादी बात है। हाँ, इतना तो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं। मतलब, अगर बेचने की कीमत ज्यादा है तो मुनाफा होगा। हाँ, लाभ होगा। और अगर खरीदने की कीमत ज्यादा है तो नुकसान होगा। जैसे अगर मैंने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी और उसे 600 रुपए में बेच दिया, तो सीधा सा गणित है कि मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ। बिल्कुल सीधा गणित है। प्रतिशत में देखें तो 100 रुपए का लाभ 500 के निवेश पर हुआ, यानी 20% का सीधा मुनाफा। लेकिन असली पेंच तो तब आता है ना, जब हम जटिल सवालों में प्रतिशत निकालने बैठते हैं। एकदम सही पकड़े आप। देखो बेटे,
सबसे बड़ी गलती जो छात्र अक्सर करते हैं वो ये कि प्रतिशत किस आधार पर निकाला जाए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बेस क्या होगा ये भूल जाते हैं अक्सर। तो हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, चाहे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि, उसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पर ही होती है। हमेशा सीपी पर। हाँ, क्योंकि वही वो असली निवेश है जो आपकी जेब से गया है। आप मुनाफे या नुकसान को उसी पैसे पर नापेंगे जो आपने शुरुआत में लगाया था। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट है। लेकिन चलिए अब इसे एक व्यावहारिक स्थिति से जोड़ते हैं। मान लीजिए मैंने एक वस्तु बेची और मुझे कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा। लेकिन बेचने के बाद मुझे लगा कि यार इसे थोड़ा और महंगा बेचना चाहिए था ताकि ज्यादा मुनाफा हो। अब परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आ जाए कि अगर इसे इतने प्रतिशत मुनाफे की जगह उतने प्रतिशत मुनाफे पर बेचा जाता तो कीमत क्या होती? हाँ, ये पैटर्न बहुत आता है। तो क्या मुझे पहले बैठकर उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और फिर उस पर नया लाभ जोड़ना पड़ेगा? इसमें तो बहुत समय चला जाएगा ना। अरे यही तो हमें नहीं करना है। परीक्षा में समय बचाना ही सबसे बड़ी कला है। देखो बेटा, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जा रही हो ना, तो हमें बीच के सीपी निकालने वाले कदम को पूरी तरह से बाईपास कर देना चाहिए। अच्छा, तो सीधा कैसे निकालेंगे? इसका एक सीधा सा गणितीय लॉजिक है। दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप सीधे पहली बार के विक्रय मूल्य को एक अनुपात से गुणा कर सकते हैं। वो अनुपात क्या है और कैसे काम करता है? अनुपात है 100 प्लस या माइनस दूसरा प्रतिशत बटा 100 प्लस या माइनस पहला प्रतिशत। मतलब ऊपर दूसरा प्रतिशत और नीचे पहला प्रतिशत। हाँ बिल्कुल। प्लस तब लगाएंगे जब लाभ हो और माइनस तब जब हानि हो। इसके पीछे का लॉजिक समझो बच्चों। जब आप पहले एसपी को 100 प्लस पहले प्रतिशत से भाग देते हैं तो आप असल में वस्तु की 1% की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। अरे हाँ। और फिर उसे नए प्रतिशत वाले हिस्से से गुणा करके आप सीधे नए विक्रय मूल्य पर पहुंच जाते हैं बिना बार बार सीपी निकाले। ये तो बहुत तार्किक है। इसे एक उदाहरण से पुख्ता करते हैं। मान लीजिए एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? तो मेरे युवा साथियों, आप सभी भी इसे दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यहाँ पहला एसपी है 20,000, पहला प्रतिशत है +25 और दूसरा प्रतिशत है +40। दोनों लाभ हैं इसलिए प्लस। बिल्कुल। तो हमारी समीकरण बनेगी 20,000 गुणा 140 बटा 125। अच्छा, तो 20,000 को 125 से भाग देंगे तो 160 आएगा। सही कहा। और 160 को 140 से गुणा करने पर परिणाम आता है 22,400 रुपए। वाह, बस एक ही लाइन में सीधा जवाब। बेहतरीन। अब बाजार की एक और सच्चाई पर आते हैं। कोई भी वस्तु सीधे कारखाने से निकलकर ग्राहक तक नहीं पहुंचती। हाँ, बीच में कई लोग होते हैं। बिल्कुल। एक मैन्युफैक्चरर अपना माल होलसेलर को बेचता है, होलसेलर उसे रिटेलर को और रिटेलर अंत में ग्राहक को। ये बिल्कुल बचपन के पासिंग द पार्सल गेम की तरह है। हाँ, बस यहाँ पार्सल के साथ साथ उसकी कीमत भी लगातार बदल रही है। तो इसका क्या तरीका है? इसे हम चेन सेल्स कहते हैं। यहाँ लॉजिक ये है कि हर कदम पर वस्तु का मूल्य अपडेट होता रहता है। जो पहले व्यक्ति का विक्रय मूल्य है वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य बन जाता है। मतलब बेस हमेशा बदलता है। एकदम सही। इसका नियम बहुत सरल है। अंतिम मूल्य बराबर होता है प्रथम मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत बटा 100 गुणा 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत बटा 100 और ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छा, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ पर श्याम को बेची। ठीक है। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेची। तो मोहन ने वो साइकिल कितने में खरीदी? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। प्रथम मूल्य 1,000 है, पहला प्रतिशत +20 है, दूसरा प्रतिशत -10 है क्योंकि घाटा हुआ। हाँ, घाटा मतलब माइनस। तो हमारी चेन बनेगी 1,000 गुणा 120 बटा 100 गुणा 90 बटा 100। यानी 1,000 गुणा 1.2 गुणा 0.9। बिल्कुल। 1.2 और 0.9 का गुणा होता है 1.08। जब 1,000 का गुणा 1.08 से करेंगे तो 1,080 रुपए आएगा। मोहन को वो साइकिल 1,080 में पड़ी। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, हर कदम पर वैल्यू अपडेट हो रही है। हाँ, ये तो तब हुआ जब हमें प्रतिशत और शुरुआती कीमत पता हो। लेकिन क्या हो
अगर हमें सिर्फ अंतर पता हो, अंतर मतलब कैसे? जैसे अगर कोई कहे कि यार अगर मैं अपना सामान 10% मुनाफे की जगह 15% मुनाफे पर बेचता तो मुझे 200 रुपए ज्यादा मिलते। अच्छा, हाँ, ये पैटर्न भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ तो कोई विक्रय मूल्य दिया ही नहीं है, ऐसे में हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? यहीं पर ना प्रतिशत और असली रुपयों के बीच का संबंध काम आता है। जरा सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, 10% लाभ और 15% लाभ के बीच का अंतर कितना है? 5% का अंतर है। और रुपयों में ये अंतर कितना बताया गया है? 200 रुपए। इसका सीधा सा मतलब है कि वस्तु के क्रय मूल्य का 5% ही 200 रुपए के बराबर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। अगर 5% की वैल्यू 200 रुपए है तो 1% की वैल्यू हुई 40 रुपए। बिल्कुल, और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 40 को 100 से गुना करेंगे, क्रय मूल्य आ गया 4000 रुपए। मतलब बिना किसी जटिल फॉर्मूले के सिर्फ लॉजिकल डिडक्शन से जवाब मिल गया। बिल्कुल बेटा, गणित को जब आप लॉजिक से जोड़ते हैं ना, तो वो फॉर्मूलों की मोहताज नहीं रहती। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक फंसाने वाली स्थिति आ रही है। मान लीजिए मेरे पास 2 टीवी हैं। ठीक है। मैंने दोनों को बिल्कुल एक ही दाम पर बेच दिया। मान लेते दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक टीवी पर मुझे 20% का मुनाफा हुआ और दूसरे टीवी पर मुझे 20% का नुकसान हो गया। अच्छा, अगर मैं सरसरी तौर पर देखूं तो मुझे लगेगा कि जितना मैंने एक पर कमाया उतना दूसरे पे गंवा दिया। हिसाब बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मैं सही सोच रहा हूं? अरे नहीं नहीं, ये गणित की दुनिया का सबसे क्लासिक ट्रैप है और परीक्षा बनाने वाले यही चाहते हैं कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर टिक करके आ जाएं। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है बेटा कि जब भी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर X% का लाभ हो तथा दूसरी पर X% की हानि हो, तो उस पूरे सौदे में हमेशा हर हाल में हानि ही होती है। हमेशा हानि? ऐसा क्यों? मैं इसे विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, कोशिश करो। ये कुछ ऐसा है जैसे मेरे पास पानी की 2 बाल्टियां हैं। अच्छा। एक बहुत बड़ी बाल्टी है और एक छोटी बाल्टी है। अच्छा। जिस टीवी पर मुझे 20% नुकसान हुआ है उसका असल दाम यानी सीपी बहुत ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसे सस्ते में बेचने पर नुकसान हुआ। तो वो हमारी बड़ी बाल्टी है। बिल्कुल सही जा रहे हो। और जिस टीवी पर 20% मुनाफा हुआ उसका क्रय मूल्य कम रहा होगा, यानी वो छोटी बाल्टी है। हाँ, एकदम सही। अब अगर मैं बड़ी बाल्टी से 20% पानी निकाल लूं यानी भारी नुकसान, और छोटी बाल्टी में 20% पानी डाल दूं यानी छोटा मुनाफा, तो कुल मिलाकर मेरे पास पानी कम ही बचेगा, क्योंकि बड़ी बाल्टी का 20% छोटी बाल्टी के 20% से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ही शानदार एनालॉजी। बिल्कुल यही गणित यहाँ काम करता है। नुकसान एक बड़े बेस पर हो रहा है और मुनाफा एक छोटे बेस पर। तो नेट रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। बिल्कुल। और ये कुल हानि कितनी होती है, इसका सीधा नियम है X²/100%। X²/100। हाँ, आपके टीवी वाले उदाहरण में X 20 है, तो 20 का स्क्वायर हुआ 400। 400 को 100 से भाग देंगे तो पूरे सौदे में 4% की पक्की हानि होगी। मेरे युवा साथियों, इसे अपने दिमाग में छाप लो, एग्जाम में ही सीधा आता है। 1 मिनट रुकिए, अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके एक्स्ट्रा सवाल और पूरा PDF मैंने वेबसाइट पर डाल दिया है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और नए छात्र सब्सक्राइब। अब तक हम सिर्फ मूल्य यानी पैसों की बात कर रहे थे, लेकिन कई बार दुकानदार पैसों से ज्यादा मात्रा या गिनती के साथ खेलते हैं। गिनती के साथ मतलब कैसे? जैसे एक सवाल अक्सर आता है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें तो कहीं रुपए दिए ही नहीं है, यहाँ लाभ या हानि कैसे तय होगी? यहाँ तो पूरा फोकस वस्तु की गिनती पर है। बिल्कुल। इसके पीछे का लॉजिक समझो बेटा। आपने जितने पैसे 20 कलम खरीदने में लगाए थे, उतने पैसे आपने सिर्फ 15 कलम बेचकर ही वापस कमा लिए। हाँ, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट तो रिकवर हो गया। बिल्कुल। आपका मूल निवेश तो 15 कलम बेचते ही निकल आया। अब आपके पास जो 5 कलम बची हैं, वो आपका शुद्ध मुनाफा है। कमाल है। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? यहाँ हम पैसों की बजाय वस्तुओं की संख्या को बेस बनाते हैं। इसका नियम है क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटा विक्रय वस्तुओं की संख्या और गुणा 100। यहाँ बेस विक्रय वस्तुएं हैं। हाँ, ध्यान रहे, यहाँ हम भाग विक्रय वस्तुओं से दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं को बेचकर हमारी लागत वापस आई है। तो 20 में से 15 घटाएं, बचे 5। और 5 को 15 से भाग दिया और 100 से गुणा किया। 5/15 होता है 1/3, जिसका मतलब है 33 सही 1/3% का लाभ।
ये तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इसमें ना एक और पेचीदा स्थिति बनती है जब सवाल कहता है कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। उदाहरण के लिए रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। अब यहाँ पैसे और मात्रा दोनों अलग अलग हैं। ऐसे में तुलना कैसे की जाए? आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो। ऐसे सवालों में तो हम अक्सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लगा लेते हैं ना। हाँ, छात्र अक्सर ट्रिक रट लेते हैं, b² - a² बटा a² गुणा 100। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है बेटा। लॉजिक क्या है? हम सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते। हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा ताकि हम कीमतों की सही तुलना कर सकें। इसे एलसीएम कॉन्सेप्ट कहते हैं। जरा इसे विस्तार से समझाइए। देखो बेटे, रीता ने 15 खिलौने खरीदे और 10 बेचे। 15 और 10 का एलसीएम होता है 30। मान लेते हैं उसने 30 खिलौने खरीदे होते। अच्छा, तो 15 खिलौने 10 रुपए के, तो 30 खिलौने कितने के हुए? 20 रुपए के। बिल्कुल। ये हमारा असली क्रय मूल्य हो गया। अब बेचने की बारी। 10 खिलौने बेचे 15 रुपए में, तो 30 खिलौने कितने में बिकेंगे? 45 रुपए में। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब स्थिति बिल्कुल साफ है। 20 रुपए में 30 खिलौने खरीदे और 45 रुपए में बेचे। तो 25 रुपए का सीधा मुनाफा 20 रुपए के निवेश पर। 25 बटा 20 गुणा 100 बराबर 125% का भारी लाभ। बिल्कुल। वो जो b² - a² वाली ट्रिक है ना, वो असल में इसी एलसीएम प्रक्रिया का एक गणितीय शॉर्टकट है। ये लॉजिक समझ आ जाए ना तो ट्रिक भूलने का डर ही खत्म हो जाता है। अब अगर संख्याएं बिल्कुल ही अलग अलग हो तब? जैसे रमेश ने 5 रुपए में 4 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। यहाँ भी हम वही एलसीएम वाला लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन इसे तेजी से करने के लिए हम एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो वो पैटर्न क्या है? पैटर्न है बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल बटा किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। अच्छा। संख्याओं को एक लाइन में लिखिए। 5 रुपए 4 वस्तु, 8 रुपए 6 वस्तु। तो बीच की संख्याएं हैं 4 और 8, जिनका गुणा हुआ 32, और किनारे की संख्याएं हैं 5 और 6, जिनका गुणा हुआ 30। सही। तो फॉर्मूले के हिसाब से 32 - 30 बटा 30 गुणा 100, यानी 2 बटा 30 गुणा 100। हल करने पर 6 सही 2 बटा 3% का लाभ। बिल्कुल सटीक। अब इस विषय के सबसे व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। हाँ, इसे मैं रोजमर्रा की महंगाई से जोड़ता हूँ। बिल्कुल, इन्फ्लेशन। बाजार में जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो तय बजट में वो चीज हमें कम मिलने लगती है। सवाल अक्सर आता है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। जरूरत नहीं है बेटा। अगर हम बिना किसी किताबी फॉर्मूले के सिर्फ लॉजिक से सोचें, मान लो आप 400 रुपए लेकर बाजार गए। दुकानदार ने कहा, भाई साहब दाम 25% बढ़ गया है। तो मुझे क्या करना होगा? 400 रुपए का 25% कितना होता है? 100 रुपए। हाँ, यानी मुझे वही पुराना सामान लेने के लिए 100 रुपए और देने होंगे। बिल्कुल। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 400 रुपए है, वो अतिरिक्त 100 रुपए नहीं है। तो दुकानदार क्या करेगा? वो उन 100 रुपयों के बराबर का चावल मेरे थैले में से निकाल लेगा। और सवाल कहता है कि आपको 10 किलो चावल कम मिला। इसका सीधा सा निष्कर्ष क्या निकला? अरे, इसका मतलब है कि जो 10 किलो चावल दुकानदार ने निकाला, उसी की नई कीमत 100 रुपए है। एकदम सही पकड़े। 10 किलो की कीमत 100 रुपए है, तो 1 किलो की नई कीमत क्या हुई? 100 को 10 से भाग दे दीजिए, 10 रुपए प्रति किलो। देखो, बिना किसी x या y माने, सिर्फ बाजार के लॉजिक से हमने चावल का नया भाव निकाल लिया। समझ रहे हो बेटा? ये तो वाकई दिमाग के जाले साफ करने वाला लॉजिक है। अब हम इस टॉपिक के सबसे एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पहली नजर में असंभव लगते हैं। कैसे सवाल? जैसे किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब अगर चीज की कीमत 20 रुपए है तो लाभ भी 20% ही होगा। हाँ, ये स्थिति सुनने में जादुई लगती है और असल में ये बीजगणित के एक द्विघात समीकरण से जन्म लेती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ भी x% है। समीकरण बनता है x + x का x% बराबर विक्रय मूल्य। तो इसे परीक्षा में कैसे हल करेंगे? इसमें तो बहुत समय लगेगा। जब हम इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं
तो लाभ की स्थिति में एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकल कर आता है जो परीक्षा में आपका बहुत समय बचाता है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CP बराबर 10 गुणा √25 प्लस SP माइनस 50। चलिए इसे 24 रुपए वाले सवाल पर लागू करते हैं। SP है 24, तो √25 प्लस 24 यानी √49, जिसका मान होता है 7। बिल्कुल। अब इसे फॉर्मूले में रखें। 10 गुणा 7 माइनस 50 यानी 70 माइनस 50 बराबर 20 रुपए। हमारा क्रय मूल्य आ गया 20 रुपए। और इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 20 रुपए पर 20% का लाभ मतलब 4 रुपए का लाभ। 20 और 4 हुए 24। एकदम परफेक्ट। ये सबसे मुश्किल लगता है जब क्रय और विक्रय दोनों मूल्य बदल जाएं। जैसे अगर 20% लाभ हो रहा है और यदि वो 10% अधिक पर खरीदता और 14 रुपए अधिक में बेचता तो 25% लाभ होता। हाँ, यहाँ वेरिएबल मैपिंग काम आती है। इसे आसान बनाने के लिए हम एक बेस मानते हैं। डिनोमिनेटर में हम प्रतिशत के बदलावों का अंतर निकालते हैं और न्यूमरेटर में असली रुपयों का। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह अनुपात पर आधारित प्रश्न भी होते हैं ना? हाँ, ये परीक्षा में मुफ्त के नंबर माने जाते हैं बेटा। अगर दिया है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो इसका सीधा मतलब है कि 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची गई। यानी 1 रुपए का मुनाफा 4 रुपए के निवेश पर। 1/4 गुणा 100 बराबर 25% लाभ। बहुत ही सरल। एक और विविध स्थिति आती है जहां M वस्तुओं को बेचने पर N वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे 15 अंडे बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ भी लॉजिक बहुत सीधा है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीधे N/M गुणा 100 कर देते हैं। यानी 3/15 गुणा 100 जो कि 20% का सीधा लाभ है। ये तो पूरे टॉपिक का एक जबरदस्त निचोड़ हो गया। साथियों, ये चीट शीट आपके रिवीजन का ब्रह्मास्त्र है। अगर हम पूरी क्लास को समराइज करें बेटा, तो हमने लाभ हानि को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? पहला, मूल्याधारित बदलाव, जहां हमने देखा कि कैसे 2 बार बेचने पर या मुनाफे का प्रतिशत बदलने पर हम रुपयों के अंतर का लॉजिक लगाते हैं। हाँ। दूसरा, मात्राधारित खेल, जहां पैसे नहीं बल्कि वस्तुओं की गिनती से लाभ हानि तय होती है, जैसे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बाजार की महंगाई वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और तीसरा, विशेष ट्रिक्स, जैसे चेन सेल्स, समान मूल्य पर बेचने पर होने वाली पक्की हानि और द्विघात समीकरण वाले सवाल। अगर आप सवालों को इन 3 श्रेणियों में देखना शुरू कर देंगे ना, तो परीक्षा में सवाल देखते ही आपके दिमाग में अप्रोच आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर वाकई बहुत मददगार है। हमने लाभ और हानि के इन गणितीय सूत्रों और लॉजिक को तो गहराई से समझ लिया है, लेकिन अब आप सबके लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। वो क्या? सोचिए, असली बाजार में जब डिस्काउंट यानी बट्टा और मार्क्ड प्राइस भी इस खेल में जुड़ जाते हैं, तो दुकानदार का दिमाग कैसे काम करता है? वो कैसे 50% का भारी भरकम डिस्काउंट का बोर्ड लगाकर भी अंततः प्रॉफिट कमा ही लेता है? उस जटिल लेकिन दिलचस्प मनोविज्ञान और गणित पर हम अपनी अगली चर्चा में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आज हम मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, साथ ही क्वेश्चंस, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे। हमारा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर रहेगा, ताकि एग्जाम में आप सब डायरेक्ट अप्लाई कर सको। बिल्कुल, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आज की इस डीप डाइव क्लास में मेरा मतलब है इस मास्टर क्लास में रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर फॉर्मूले के पीछे का जो क्यों है ना, वो समझेंगे। हाँ, क्योंकि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिस्काउंट असल में काम कैसे करता है। सोचो बेटा, एक मॉल में खरीदारी करने गए, एक टैग पर 150 रुपए लिखा है। सही बात है, जो बहुत आम बात है। हाँ, और उसे काट कर, मतलब एक लाल पेन से काट कर, नया मूल्य 120 रुपए कर दिया गया है। ये जो 30 रुपए कम हुए, वही तो कटौती या ऑफ है ना? एग्जैक्टली। इसे ही हम गणित की भाषा में बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जो 150 रुपए लिखा था, उसे हम अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अच्छा, मार्क्ड प्राइस। हाँ, और जो 30 रुपए की छूट मिली, वो हमारी कटौती या डिस्काउंट है। और जिस कीमत पर बेचा गया, यानी 120, वो नया मूल्य या विक्रय मूल्य है। समझ रहे हो बेटा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और अगर इसे प्रतिशत में निकालना हो, तो बट्टा की दर का रूल बहुत सीधा है। कुल कटौती को अंकित मूल्य से भाग दो और 100 से गुणा कर दो। मतलब 30/150 गुणा 100, जो कि
20% हो गया। एकदम सही। लेकिन गुरुजी वाली बात यहाँ ये है कि बच्चे अक्सर क्रय मूल्य पर इसे निकाल देते हैं। बटा हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकलता है। राइट, ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर किसी दुकान के बाहर 2-3 डिस्काउंट एक साथ लिखे हों, जैसे 20%, 5% और 10%, तो असली सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालें? इसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। और मजे की बात यह है कि किसी बट्टा श्रेणी के लिए क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती। क्रम की बाध्यता नहीं होती, मतलब पहले कोई भी डिस्काउंट लगा सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। हमारा सूत्र है 100 माइनस और फिर ब्रैकेट में 100 गुणा D1 गुणा D2 गुणा D3 और ऐसे ही आगे। अच्छा, तो अगर डिस्काउंट 20, 5 और 10 है तो मान कैसे रखेंगे? हम 100 से शुरू करेंगे। 100 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 100 गुणा, अब 20% की छूट है तो कीमत 80% रह गई, तो 80/100। हाँ, और 5% की छूट है तो 95/100 और 10% के लिए 90/100। एकदम सही पकड़ा आपने। तो ये बना 100 माइनस, और जब हम 100 का 80%, फिर उसका 95% और फिर उसका 90% निकालते हैं तो वो 68.4 आता है। तो 100 में से 68.4 घटाने पर 31.6% उत्तर आएगा। बिल्कुल। जो देखने में 35 लग रहा था वो असल में 31.6% ही है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा पॉज करके इसे खुद कॉपी में सॉल्व करो। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत काम की है। और अब जब हम डिस्काउंट निकालना सीख गए हैं तो चलिए देखते हैं कि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपस में कैसे जुड़े हैं। हाँ, कीमतों का ये खेल बड़ा दिलचस्प है। अगर हमें अंकित मूल्य दिया है और कई डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालें? बहुत ही लॉजिकल है। अगर हमें मार्क्ड प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने का सूत्र है SP बराबर MP गुणा 100 माइनस D1/100 गुणा 100 माइनस D2/100 और ऐसे ही आगे। मतलब वही फिल्टर वाला तरीका। मान लो बेटा MP 1000 रुपए है और बट्टे वही हैं 10%, 5% और 20%, तो कैसे करेंगे? हम 1000 को गुणा करेंगे 90/100 से, फिर 95/100 से और फिर 80/100 से, तो सारे जीरो कट जाएंगे। और 9 गुणा 95 गुणा 8 करने पर 684 आएगा। मतलब विक्रय मूल्य 684 रुपए हुआ। बिल्कुल। समझ रहे ना बच्चे? ये टाइप 1 था जहां हमने अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला। समझ रहे हो बेटा? लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर हमें दुकानदार का असली क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जानना हो तो क्या करें? ये टाइप 2 है और एग्जामिनर का फेवरेट है। यहां मैं एक मास्टर ट्रिक देता हूं। एक सीधा सूत्र है, CP बराबर होता है MP गुणा 100 माइनस छूट प्रतिशत और इस पूरे के बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अरे वाह, ये तो बहुत डायरेक्ट है। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए MP 600 रुपए है, छूट 20% है और दुकानदार फिर भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो सूत्र में रखेंगे CP बराबर 600 गुणा 80, क्योंकि 100 में से 20 गया, और बटे में 120। बिल्कुल। और 600 को 120 से काटेंगे तो 5 आएगा और 5 गुणा 80 हो गया 400 रुपए। 400 रुपए। मतलब अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें तो दुकानदार डिस्काउंट देकर भी लाभ कमा रहा है, यानी क्रय मूल्य बहुत कम रहा होगा। सही कहा। 400 की चीज पर 600 का टैग लगाया और फिर 20% की छूट दे दी। ये होती है असली गणित। गजब। अब टाइप 3 पर आते हैं। अगर हमें विक्रय मूल्य से वापस अंकित मूल्य पर जाना हो तो क्या रूल होगा? इस बार प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस 24 रुपए है और छूट 20% है, तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालें? सूत्र होगा MP बराबर SP गुणा 100 और बटे में 100 माइनस छूट प्रतिशत। अच्छा, तो अगर SP 24 है तो 24 गुणा 100 बटे में 80, 0 से 0 गया। 2400 बटे 80 किया तो 30 रुपए अंकित मूल्य आ गया। एकदम परफेक्ट। 1 मिनट रुकिए। तो चलिए, अब तक हमने रुपयों में बात की, अब प्रतिशत के गहरे पानी में उतरते हैं, जहां से एग्जाम में सीधे और तेज सवाल आते हैं। हाँ, टाइप 4। अगर सिर्फ मार्कअप प्रतिशत यानी अधिकता और छूट प्रतिशत दी हो तो नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा बिना किसी रुपए की वैल्यू के? इसके लिए सीधे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाओ। ये एक रस्सा कशी की तरह है। सूत्र है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर प्रतिशत अधिकता माइनस प्रतिशत छूट और फिर माइनस में अधिकता गुणा छूट बटे 100।
तो अगर मान लें कि अधिकता 20% है और छूट 25% है, तो क्या होगा? सूत्र में मान रखिए 20 - 25 - 20 गुणा 25 बटे 100। तो 20 में से 25 गया तो -5 बचा, और 20 गुणा 25 हुआ 500, उसे 100 से भाग दिया तो 5 आया, तो -5 और -5, ये तो -10% हो गया। बिल्कुल। और ऋणात्मक मान यानी नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि दुकानदार को 10% की हानि हुई है। बाप रे, ज्यादा चालाकी भारी पड़ गई। हम्म, अब टाइप 5 देखते हैं। अगर दुकानदार को एक पक्का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखे? ये एग्जाम में टाइम बचाने का गोल्डन रूल है। प्रतिशत वृद्धि बराबर होती है लाभ प्रतिशत प्लस छूट प्रतिशत बटे में 100 माइनस छूट प्रतिशत, और इस पूरे को 100 से गुणा कर दो। अच्छा, एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लो छूट 20% देनी है और लाभ 12% चाहिए। तो वृद्धि होगी ब्रैकेट में 12 + 20 जो हो गया 32, और नीचे 100 - 20 जो हो गया 80। तो 32 बटे 80 गुणा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो 80 और 32 कटेंगे। 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 2/5 गुणा 100 यानी 40% अधिक। देखो बेटी, इसे ऐसे समझो, दुकानदार ने पहले ही कीमत 40% बढ़ाकर लिख दी है ताकि 20% छूट देने पर भी उसे 12% का फायदा हो। क्या गजब का दिमाग है। बिल्कुल। अब एग्जामिनर आपको कैसे फंसाने की कोशिश करे तो वो कुछ जानकारी ही छिपा लेगा। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो टाइप 6 में हम समतुल्य बट्टा निकालने का एक और तेज तरीका देखते हैं, जिसे हम विधि 2 कहते हैं। ये छूट के गुणक या मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करता है। गुणक मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन? हाँ, विधि है 100 - 100 गुणा छूट के गुणक। उदाहरण के लिए 10% और 20% के बट्टे हैं। तो 10% छूट का मतलब कीमत 90% रह गई यानी 0.9, और 20% छूट का मतलब 80% रह गई यानी 0.8। सही। तो 100 - 100 गुणा 90 बटे 100 गुणा 80 बटे 100। तो 9 अट्ठे 72, 100 में से 72 गया तो 28% समतुल्य बट्टा आ गया। ये तो बहुत फास्ट है। बिल्कुल है। अब स्लाइड 9 पर आते हैं। टाइप 7 अपठनीय बट्टा या अननोन डिस्काउंट। अरे, ये तो एक रहस्य की तरह है। मान लो बेटा, एक टैग पर MP 720 रुपए लिखा है, बेचा 550 रुपए 80 पैसे में। पहली छूट 10% है, पर दूसरी छूट का स्टिकर फटा हुआ है। ये X% कैसे निकालें? इसके लिए हम मान लेते हैं कि अपठनीय बट्टा X% है। समीकरण बहुत सीधा बनेगा। 720 गुणा 90 बटे 100, क्योंकि पहली छूट 10% है, और गुणा में 100 माइनस X बटे 100। और ये सब बराबर होगा 550.80 के। बिल्कुल। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? कॉपी पेन चलाओ मेरे युवा साथियों। चलो सॉल्व करते हैं। 720 का 90% हुआ 648। तो 648 गुणा 100 माइनस X बटे 100 बराबर है 550.8 के। तो 100 माइनस X बराबर होगा 550.8 गुणा 100 बटे में 648। तो ऊपर हो गया 55,080 और नीचे 648। भाग देंगे तो 85 आएगा, यानी 100 माइनस X बराबर 85। तो X आ गया 15%। एकदम सही। तो फटा हुआ स्टिकर 15% का था। क्या बात है। अब हम मास्टर क्लास के आखिरी और सबसे एडवांस्ड पड़ाव पर हैं, जहां रियल वर्ल्ड बिजनेस सिचुएशन आती है। हाँ, टाइप 8 ए, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य यानी टारगेट प्राइस सेट करना। इसका सूत्र हमने पहले भी डिस्कस किया था। MP बराबर CP गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो अगर क्रय मूल्य 95 रुपए है, छूट 5% है और लाभ 10% चाहिए, तो मान रखिए 95 गुणा ऊपर 100 प्लस 10 यानी 110, और नीचे 100 माइनस 5 यानी 95। तो 95 से 95 कट गया, बचा सिर्फ 110। तो अंकित मूल्य 110 रुपए आ गया। वाह, बहुत ही स्मूथ था ये। अब आते हैं टाइप 8B पर, मुफ्त वस्तुओं पर प्रतिशत छूट। अरे हाँ, हम अक्सर देखते हैं बाय 6 गेट 2 फ्री। तो क्या ये सच में बहुत बड़ा डिस्काउंट है? इसका गणित क्या है? यहीं पर सबसे ज्यादा धोखा होता है। इसका लॉजिक और सूत्र है
मुफ्त की वस्तुओं की संख्या बटे में कुल वस्तुओं की संख्या और गुणा 100। तो 6 खिलौने खरीदने पर 2 मुफ्त मिल रहे हैं, तो टोटल आइटम हो गए 6 + 2 यानी 8। बिल्कुल, यहां बच्चे गलती करते हैं। बेस में हमेशा कुल वस्तुएं यानी 8 आती हैं, सिर्फ 6 नहीं। तो प्रतिशत छूट हुई 2/8 गुणा 100। 2/8 मतलब 1/4, तो 25% छूट हुई, जो देखने में 35-36 लग रही थी। यही तो साइकोलॉजी है। अब आज का आखिरी सवाल, टाइप 8C, परिवहन व्यय और क्रमिक छूट। हाँ, एक दुकानदार 800 रुपए MP वाली कुर्सी 10% और 15% की क्रमिक छूट पर खरीदता है और ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट पर 28 रुपए खर्च करता है, फिर उसे 800 रुपए में ही बेच देता है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले छूट के बाद मूल्य निकालते हैं। 800 गुणा 90 बटे 100 गुणा 85 बटे 100। तो 800 का 90% हुआ 720, 720 का 85% 612 रुपए हो गया। सही। अब इसमें परिवहन का खर्च जोड़ना मत भूलना, तो वास्तविक क्रय मूल्य होगा 612 + 28 यानी 640 रुपए की कुर्सी पड़ी उसे। बिल्कुल। अब उसने इसे वापस 800 में बेच दिया, तो कुल लाभ कितना हुआ? 800 माइनस 640 यानी 160 रुपए का लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 160 को वास्तविक क्रय मूल्य 640 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो 160 चौके 640 होता है। 1/4 गुणा 100 यानी 25% का नेट प्रॉफिट। एकदम परफेक्ट। ये वो सवाल हैं जो आपको परीक्षा में मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कंपनियां फ्लैट 50% + 50% ऑफ लिखती हैं, तो क्या वो वस्तु सच में मुफ्त हो जाती है? जो हमने क्रमिक छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट में सीखा है, उसे एक बार फिर से सोचना, आपको मार्केट का सारा खेल समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है।